नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम आरपीएफ हो, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो जो टाइप आपको समझ में ना आए उसे नोट ज़रूर करेंगे ताकि वह अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से हमें पढ़ना है। देखिए पहला प्रश्न है कि एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। तो क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। अब यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन सबसे कहा है, कोई ट्रेन है जो 99 मीटर लंबा पुल है उसको पार करने में 61 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन वही ट्रेन पुल पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में केवल 52 सेकंड का समय ले रही है, तो ट्रेन की हमसे लंबाई पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो वह स्वयं अपनी ही दूरी तय करती है, यानी उसको पार करने में केवल यह अपनी दूरी ही तय करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि कह दिया जाए जब किसी ब्रिज को पार करती है या कोई प्लेटफॉर्म है उसको पार करती है तो यह ट्रेन अपनी दूरी चलती है प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस ब्रिज की जो दूरी है वह दोनों की जोड़कर, अपनी दूरी और ब्रिज की दूरी को जोड़कर वह टोटल दूरी तय करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यही हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस में कहा गया है कि जब पुल को पार करती है तो 61 सेकंड का समय लेती है, यानी अभी हमने बताया कि जब पुल और या किसी ब्रिज को पार करेगी या किसी स्टेशन को पार करेगी तो वह अपनी दूरी और उस ब्रिज या स्टेशन की दूरी को जोड़कर पार करेगी। लेकिन यहाँ पर आगे कहा है कि पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड। तो मैंने कहा जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपनी ही दूरी तय करेगी। तो यानी इससे हमें ये समझ में आया कि जो ट्रेन केवल अपनी दूरी तय कर रही है वह 52 सेकंड ले रही है, लेकिन जो पुल की दूरी भी उसमें जोड़ दे तो वह 61 सेकंड का समय लेने लगी है। तो यानी 52 से कितना अधिक समय लेने लगी है, तो आप कहेंगे 9 सेकंड अधिक समय लेने लगी है, जो कि 9 सेकंड का समय इसलिए ले रही है क्योंकि वह पुल की भी दूरी तय कर रही है। तो पुल की दूरी कितनी है, तो देखेंगे 99 मीटर लंबे पुल है, यानी 99 मीटर पुल की दूरी है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड देखेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 99 की दूरी तय करने के लिए कितना समय ले रही है, 9 सेकंड का समय ले रही है। तो इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड क्या है, 11 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 11 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो 11 मीटर पर सेकंड चाल है और ट्रेन अपनी लंबाई चलने के लिए यहाँ पर 52 सेकंड का समय लेती है, क्योंकि अभी हमने कहा जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है, तो अपनी ही दूरी तय करने में 52 सेकंड का समय लेता है। और 11 मीटर प्रति सेकंड हमने ट्रेन की स्पीड निकाल ली है, तो यहाँ पर 52 से हम क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और 2 कितना हो जाएगा, 57। कितना आ गया, 57। यानी हम कह सकते हैं 572 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आप सभी इसके समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए एवरेज का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे, यदि तरीके से करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल कम समय में हो जाएगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए रमेश को 4 परीक्षाओं में 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है। कितने औसत अंक की आवश्यकता होती है, 75 औसत अंक की। और टोटल कितने परीक्षाएं हैं, 4 परीक्षाएं। तो 3 परीक्षाओं में उसका जो स्कोर है, ये देखिए स्कोर कितना कितना है, 78 है, 74 है और 70 है। आगे कहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी जो चौथा टेस्ट होगा उसका परीक्षा का, उसमें उसे कितना स्कोर करना जरूरी है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो औसत दिया है वह कितना दिया है, वह 75 दिया है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आपके पास दो तरीका है, या तो आप इन सभी अंकों को जोड़ें, यानी इन सभी को, और यहाँ पर चौथे को हम x मान लें और इसके बटे 4 कर लें और यहाँ पर बराबर 75 कर लें। अब यहाँ से हम क्या करें, अब यहाँ से हम इन सभी को जोड़कर, यानी सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर उनका औसत, तो इस तरीके से हम निकालें। अब यहाँ से x का मान निकालें, या आपके पास दूसरा, इसमें दोस्तों हमें समय लग सकता है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है हम उसे देखेंगे, कैसे हम आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोस्तों हमारा जो टोटल एवरेज है वह कितना है, 75 है। अब देखिए ये 78 75 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे औसत से 3 ज़्यादा है, और 74 देखेंगे तो औसत से 1 कम है, 70 देखेंगे तो औसत से क्या है, 5 कम है। तो यदि हम कम कम वाला देखें तो -1 और -5 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -6 हो जाएगा, और ये +3, तो -6 और +3 इन दोनों को हम यहाँ घटा लेंगे तो केवल बचेगा -3, क्योंकि -3 यहाँ पर +3 इसमें से ख़त्म हो जाएगा, केवल -3 बचेगा। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमने यहाँ पर एवरेज देखा, तो एवरेज में 3 की कमी आ रही है, यानी इस एवरेज में 75 बनने के लिए इन संख्याओं में 3 की कमी आ रही है। तो यानी जो हमारी अगली संख्या होगी वह एवरेज से 3 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज से 3 ज़्यादा रहेगा, एवरेज 75 है तो अगर 75 ही आएगा तब तो एवरेज इनका 3 यहाँ पर कम ही बताएगा, लेकिन अगर एवरेज से 3 ज़्यादा रहेगा तो ये 3 जो ज़्यादा रहेगा वह 3 इसमें बट जाएगा और इसका एवरेज जो 75 वह 75 ही बना रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर -3 की कमी है, तो एवरेज हमारा 3 उसमें जुड़ कर आएगा, यानी 75 और +3 कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर देखिए इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर +3 -1 -5 लिखा, तो हमने यहाँ पर देखा कि +3 और -5 यहाँ पर -2 बचा, क्योंकि -5 ज़्यादा है तो -2 बचा, तो -2 और -1 कितना हो गया, ये -3 हो गया। अब देखिए -3 यानी हमें ये समझ में आ गया कि 3 कम है, हमें जो औसत चाहिए वह 3 और ज़्यादा वाला चाहिए, तो 75 में हम 3 को और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 78। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि यह प्लस में आता तो हम क्या करते, एवरेज में से 3 घटा लेते हैं, क्योंकि +3 आया यानी 3 इसमें एक्स्ट्रा है अभी, तो जो एवरेज वाला आएगा वह 3 कम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है अब आप इसे अच्छे तरीके से समझ में गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका, सही तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, चलिए देखते हैं इसे। देखिए निम्नलिखित को हल करें। अब हमें ये क्या करना होता है, इसे बोडमॉस रूल से हल करना होता है। बोडमॉस का दोस्तों पहले, बोडमॉस का मतलब होता है BODMAS, तो इसका मतलब होता है पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ मतलब क्वेश्चन में यदि का जिक्र हो तो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों होता है डी से मतलब होता है डिवाइड मतलब उसके बाद भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है और लास्ट में हमें घटाने को करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को, कोष्टक को सोल्व करना है, और कोष्टक का नियम भी क्या होता है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद हमें बड़ा कोष्टक को सोल्व करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक से देखते हैं, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 24 को हम यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 12 - 24 माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसको हम, ये हमारा छोटा है 72/3, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके आगे चिन्ह लगा है, लेकिन हम इसको सबसे पहले एकदम उसी तरीके से करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 30 - 50 और भाग 5 है, और ये देखिए दोनों तरफ से कोष्टक बंद है, तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को ही यहाँ पर तोड़ते हैं। तो सीधा हम 5 का यहाँ पर भाग करेंगे 50 में, तो 5 का भाग करेंगे 50 में, 10 आ जाएगा, 5 10 में 50, 10 आ जाएगा। और देखिए 30 - 10 होगा, तो 30 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब ये वाला कोष्टक हमारा ख़त्म हो गया। देखेंगे ये वाला जो हमारा कोष्टक था
यहाँ पर ये वाला हमारा कोष्टक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सीधा हम 20 लिख लेते हैं और यहाँ पर देखिए अब ये हमारा सीधा ख़त्म हो गया, इन टोटल का आ गया 20, ये टोटल आ गए 20। तो यहाँ पर देखिए माइनस के बाद क्या है, माइनस के बाद 20 है, तो माइनस के बाद यहाँ पर 20 और उसके बाद भाग 20। तो यहाँ पर हम भाग 20 को इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं, भाग और 20 को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये कोष्टक हमारा क्या हो गया, यहाँ पर छोटा वाला बंद हो गया और लास्ट में ये बड़ा वाला भी बंद हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं कि अब इस छोटे वाले कोष्टक को यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं इतना। अब देखिए 20 का हम 20 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 20 का 20 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 का 20 में भाग करेंगे, ये हमारा 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 और यहाँ पर 72 और भाग 3 है, तो 72 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 दूना 6 और 1 बचेगा, तो 3 चौके 12 और माइनस यहाँ पर 1 आया, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 23। कितना आ गया, 23। यानी इन सभी को सोल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा 23 आ गया, तो 24 माइनस 23 आ गया। अब 24 में से 23 को और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना आ गया, ये हमारा आ गया 11। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 248 जो कि करड़ी में है और यहाँ पर देखिए 50, 215 और 361। तो हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो 361 दिया है, तो 361 का मतलब क्या हो जाएगा, 361 का मतलब ये किसका, देखिए इसका जब यहाँ पर रूट निकालेंगे तो करड़ी में 361 है, 361 तो ये कितने का है, ये 19 का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 19 का स्क्वायर संख्या है 361। तो करड़ी से जो भी बाहर आता है तो उसको हम क्या वर्गमूल निकालते हैं, तो ये 361 का वर्गमूल कितना होगा, 19 होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 19। अब देखिए 215 में से हम 19 को और घटा लेंगे, तो 215 में से जब 19 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 196 आ जाएगा। अब देखिए रूट में 196 बचेगा, तो ये कितने का इस यहाँ पर वर्गमूल होगा, तो ये 14, यहाँ पर आ जाएगा 14, 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया अब 50, अब यहाँ पर हमें जोड़ना है +14, 50 + 14, तो 50 10 60 4 64, तो 64 रूट 64 किसका इसको यहाँ पर वर्गमूल है, 8 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए 248 में 8 को जोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा, तो 8 को जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 वर्गमूल हो जाएगा 256 का, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, लास्ट से इनका वर्गमूल निकालते जाएंगे, उन्हें जोड़ते जाएंगे। अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर इतना दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। देखिए अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्याएं जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। अब का संख्याएं कहाँ से दोहराई जा रही हैं, देखिए 4 3 8, उसके बाद देखेंगे 3 8 3 8 3 8, तो ये संख्याएं दोहराई जा रही हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 0.438 के ऊपर बार, इसे ऊपर जो हम लिखते हैं इसे बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 8 3 8 3 8 3 8 दोहराई जा रही हैं, तो इसके हम ऊपर लिख देंगे, बार लगा लेंगे। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, अब देखिए जितनों के ऊपर बार लगाया है, देखिए जितने के ऊपर हमने बार लगाया है बटे में उतना 9 लिख लेंगे। तो 2 के ऊपर बार लगा है तो बटे उतना 2 9 लिख लेंगे। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0 लिख लेंगे। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। इस 0 को हमें नहीं देखना है, केवल यहाँ पर संख्याओं को देखना है। तो 4 के ऊपर यहाँ पर बार नहीं लगा है तो इसलिए हम यहाँ पर 0 रख लेंगे। जितने की संख्या के ऊपर बार नहीं लगेगा उतना 0 रख लेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इस पूरी संख्या को लिखकर इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा लेना है। तो 438 लिखेंगे और उसमें से 4 को घटा लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे केवल 434। तो 434 बटे 990 यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 434/990। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।